हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल आइसोग्राफी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर 1 का जो नाम है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम कुछ सर्टेन बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि बिंदुएं निम्नलिखित है, जैसे कि कैसे पता लगाएं, यानी कि ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारे जो अतीत थे, हमारे जो यानी कि जो पूर्वकालीन या आदिकाल के जो मनुष्य थे वो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन सी गतिविधियाँ करते थे, उनका खान पान क्या था, उनका वेशभूषा क्या था। ठीक है ना। इन सब बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो आदि पुरुष थे उनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम जान सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे। तो वहाँ उस समय के जो आदि पुरुष थे, ठीक है ना, जो अतीत के जो मनुष्य थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, या इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यात्रा क्यों करते थे। तो दोस्तों आज के समय में ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही लोग यात्रा करते हैं, हालांकि वो ठीक है। अभी के समय में जो यात्रा कर रहे हैं वो अपने इच्छा अनुसार अपने मन के शांति के लिए कर रहे हैं, या फिर कुछ जानने के इच्छुक हो उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में कुछ ऐसी मूलभूत कारक होते थे, कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती थी जो लोगों को यात्रा करने के लिए अपनी तरफ केंद्रित करती थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है देश का नाम। तो इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश का जो नाम हिंदुस्तान पड़ा तो क्यों पड़ा, और यदि भारत पड़ा तो क्यों पड़ा। ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है अतीत के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि जो हम आदि पुरुष के बारे में जो भी बातें हम कहेंगे उस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, क्या उसका साक्ष्य है, क्या उसका प्रमाण है, इस चीज़ की भी जानकारी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है लास्ट पॉइंट प्रमुख तिथियाँ। प्रमुख तिथियाँ मतलब हुआ कुछ स्पेसिफिक डेट दिया होगा, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में मतलब कि अपने अतीत के पुरुष के बारे में या अपने आदि पुरुष के बारे में, ठीक है ना, या प्रारंभिक काल के जो पुरुष थे और तो उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो उनका खान पान कैसा था, क्या खाते थे। उसके बाद जान सकते हैं उनका वेशभूषा, यदि वो कपड़ा पहनते थे अपने शरीर को ढकने के लिए और तो वो कपड़ा पहनते थे या फिर कुछ और चीज़ था वो जिसको अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आदि पुरुष थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए या तो पेड़ के जो पत्ते होते थे बड़े बड़े उसका यूज करते थे, या फिर छोटे छोटे जो पौधे या फिर छोटे छोटे जो पत्तियाँ होती थी उसको सील के पहनते थे, या फिर जो मरे हुए जानवर थे उनसे जो खाल प्राप्त होती थी उसको वो अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। पहले के समय कोई तकनीक नहीं था जिसकी वजह से वो कपड़ा बना सके। तो उसके बाद हम जान लेंगे कि उनका खान पान क्या था। तो उन समय के लोगों का खान पान जो था वो जानवरों को मारना, फिर मार के उससे प्राप्त मीट को खाना, या फिर जो जंगल से जो उनको कंदमूल फल मिलते थे उसको खाते थे। ठीक है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही लोगों को पता था आग के बारे में, अग्नि के बारे में या फिर पहिया के बारे में। वो जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोगों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। तो प्रारंभ काल के जो मनुष्य थे वो जानवर को डायरेक्ट मार के उसके मीट को खाते थे। लेकिन जैसे समय बीता वैसे वैसे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई, कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिसकी वजह से जो मानव अतीत के जो मानव हैं उनका विवेक में ये आया कि हम आग का जो है आग का प्रयोग करके हम खाना बना के भी खा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम जानेंगे कि समकालीन सभ्यता व संस्कृति। तो सभ्यता का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कई सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से या निश्चित तरीके से किए जाते हैं।
तो उस समय देखा जाता है कि प्रारंभिक काल में कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे एक अच्छी सभ्यता का विकास हुआ था। तो उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हुआ, ठीक है ना, मेसोपोटामिया का सभ्यता हुआ। तो ये सारे कुछ ऐसी सभ्यता थी जो किसी सर्टेन क्षेत्र पे विकसित हुई थी। इसके भी कई कारण थे। वहाँ पे कई सारे चीज़ों का मिलना, जैसे नदी का होना, कंदमल फूल का होना, जानवर का होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से मिल जाते थे। तो वहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना, एक साथ रहना, ये सब चीज़ें चलती रही। फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को समझना, ये सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया। फिर इस तरह से सभ्यता का एक विकास हुआ। उसके बाद जानेंगे कि समकालीन तकनीक। समकालीन तकनीक का मतलब, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि शुरू से ही लोगों को हर चीज़ के बारे में पता था। धीरे धीरे कुछ ऐसी गतिविधियाँ आई, कुछ ऐसे घटनाएं हुई, कुछ आकस्मिक घटनाएं हुई, जिसकी वजह से जिसने मनुष्य के विवेक को जगाया और मनुष्य उसको अपने अनुसार उसका प्रयोग करने लगे। तो कुछ तकनीक भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पत्थरों से औजार बनाना कई तरीके के, जिससे वो जानवर को मार सकते थे, कंदमूल फल को काट सकते थे, खा सकते थे, और क्या कर सकते थे, तो कई तरह के काम कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि आग का प्रयोग के बारे में जाने, पहिया का प्रयोग के बारे में जाने। तो ये कई सारे तकनीक का इस्तेमाल उस समय लोग करते थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वाला पॉइंट है समकालीन क्रियाकलाप व सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति। तो उस समय के जो लोग थे उनका कौन कौन से गतिविधि किया करते थे, कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ उस समय के लोगों का जो सामाजिक स्थिति था वो कैसा था, इसके अलावा उनका आर्थिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। अब हम जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, यानी कि जो अतीत काल के जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे। तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले मनुष्य जो है, जो आदि मानव हैं, वो नर्मदा नदी के तट पर मिला करते थे या रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको आसानी से जंगल से आसानी से उनको जानवर भी मिल जाते थे, साथ ही वहाँ पे पानी भी उनको मिल जाता था, साथ ही साथ उनको कंदमल फूल भी आसानी से मिल जाता था। तो ऐसा प्रमाण या फिर ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो मनुष्य है वो नर्मदा नदी के किनारे बसे थे, जहाँ पे वे संग्राहक और आखेटक का काम करते थे। संग्राहक का मतलब हुआ वहीं कंदमल फूल को इकट्ठा करते थे और उसको खाते थे, और आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। तो उस समय जंगलों से जानवरों को मारना, फिर उसको अपने भोजन के तौर पे उसको कंज्यूम करना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद सुलेमान और किरथर, यहाँ पे किरदार लिखा गया, यहाँ पे किरथर होना चाहिए। तो अब उस समय सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे भी लोगों का बसाव था, और वहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और तथा जौ की प्रमाण मिलती है कि वहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ का उत्पादन किया जाता था, ठीक है। तीसरा है विंध्य पहाड़ी, और विंध्य पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पे सबसे पहले चावल का प्रमाण मिला है कि वहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की जाती थी। उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि 4700 वर्ष पूर्व का है, ठीक है ना, 4700 वर्ष पूर्व का है। उसके बाद है गंगा नदी के आरंभिक नगर। जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मगध के बज्जी, ये जो सारे महाजनपद थे, और या फिर इसको बोले तो ये एक तरह के आरंभिक नगर थे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से विकसित हुई थी। तो ये आरंभिक नगर भी थे, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम बात करते हैं कि लोग यात्रा क्यों करते थे। जैसे कि हमने
पॉइंट में पढ़ा था कि लोग यात्रा करते थे। तो जाने कि आखिर यात्रा क्यों करते थे और इसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोगों का यात्रा करने के पीछे का कारण क्या था। तो फर्स्ट कारण था काम की तलाश में। ठीक है, लोग क्या करते थे कि जैसे हालांकि उस समय का जो प्रमुख चीज़ था वो था अपना भरण पोषण करना, अपना खान पान को प्राप्त करना। तो उस समय यही काम था, जानवरों को मारना। तो इसके लिए भी लोग एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते थे। तो इस कारण भी। उसके बाद प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा का मतलब जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहाँ से लोग शिफ्ट होकर दूसरे जगह चले गए, या फिर कहीं पे आगजनी हो गई तो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे जगह चले गए। और तीसरा है दूसरे क्षेत्र पर विजय। तो जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो आदिकाल के पुरुष थे उनमें भी राजनीति का कुछ समझ आया। तो कुछ समूहों पे एक सोसाइटी बनी। सोसाइटी में एक ऐसा अधिकृत पर्सन बना जो सारे अपने समूह की रक्षा करता था। ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे वही चीज़ आगे चलकर राजा के रूप में चेंज हो गया। तो दूसरे क्षेत्र में विजय करते थे, इसकी वजह से भी उनको जाना पड़ता था। तीसरा है व्यापारी द्वारा व्यापार करना। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोग व्यापार करना प्रारंभ किए। तो व्यापार करने के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है ना। तो उसके बाद है धार्मिक गुरु। तो धार्मिक गुरु का काम ही क्या होता है। धार्मिक गुरु का काम होता है अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और उसके बारे में प्रसार करना, लोगों को जोड़ना। ठीक है ना। तो इसके लिए भी लोगों को यात्रा करना पड़ता था। उसके बाद है रोचक स्थानों की खोज। तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनको नए नए जगह को खोजना पसंद था। ठीक है ना। जैसे अभी के समय में भी कई सारे लोगों को रोचक चीज़ों को खोजने का बहुत शौक़ होता है। उस समय भी लोग होंगे जिनको रोचक स्थान खोजने में अच्छा लगता हो। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि इन्हीं वजहों के कारण वो लोग यात्रा करते होंगे। ठीक है ना। उसके बाद यात्रा करने का जो परिणाम है, जब यात्रा करते थे तो उसका अंततः परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहला है विचारों का आदान प्रदान। ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह गए तो अपने विचार को बताए या फिर सुझाए, तो दूसरा उसको एक्सेप्ट किया या फिर उसको निरस्त किया। ऐसे करते करते अपने विचारों के आदान प्रदान, ये लोगों को समझ में आया कि या फिर लोगों को एक दूसरे के विचार आदान प्रदान किया जाने लगा। ठीक है ना। उसके बाद है सांस्कृतिक परंपरा समृद्धि। सांस्कृतिक परंपरा समृद्धि का मतलब हुआ कि लोग जो उस समय के थे, जो अतीत के जो पर्सन थे, तो संस्कृति सबसे पहले समझते हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है। संस्कृति का मतलब होता है हमारा वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारे बोलने का तरीका, बैठने का तरीका। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग समूहों में उनकी मानसिकता के हिसाब से विकसित हुआ। तो वो जब यात्रा करते थे तो एक जगह पे अवस्थित जो समूह था उनका कुछ अलग ढंग था, कोई भी काम करने का, बोलने का, बैठने का। तो उस चीज़ को दूसरे जगह जाके वो दूसरे समूह को सिखाए या फिर बताए। ठीक है ना। तो वैसे क्या हुआ, सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुआ। इसके अलावा जैसे पत्थर तराशने, संगीत रचने व नए नए प्रकार के खाना, ये सारी चीज़ें भी ये सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी यात्रा के दौरान लोगों ने किया। उसके बाद है आर्थिक व सामाजिक स्थिति में बदलाव। तो लोग जैसे यात्रा करते थे, कोई व्यापार के उद्देश्य से, तो कोई संसाधन अर्जित करने के उद्देश्य से। तो ऐसे करते करते उनमें आर्थिक बदलाव भी हुए। साथ ही साथ जैसा हम जानते हैं कि जिसका समाज में अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उस समाज में सामाजिक स्थिति भी लोगों की अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उनमें आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ बदलाव हुए। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि हमारे जो देश का नाम भारत और हिंदुस्तान पड़ा, उसके पीछे का क्या इतिहास रहा है, क्यों पड़ा वो नाम। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिया नाम क्यों पड़ा। एक्चुअली में जो
और हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री जो है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, उसमें सिंधु नदी का बहुत ही ज़्यादा उसको प्रमुखता से जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको यूनान के जो लोग थे उनके प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया। तो वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को ही भारत समझते थे, ठीक है ना। इसलिए वो सिंधु को सिंधु ना कह के इंडस कहते थे, ठीक है ना। तो इसके वजह से भी इंडस को इंडिया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो वैसे ही कुछ ईरान और यूनान के लोगों ने भारत यात्रा करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने भी सिंधु को ही प्रमुख रूप से भारत क्षेत्र माना। तो उनको भी सिंधु बोलने में थोड़ा कठिनाई होती थी, तो सिंधु को हिंदू बोलते गए और धीरे धीरे ये हिंदोस बोलते गए। उसके बाद ये हिंदुस्तान बन गया, ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारे शब्द का जो समय समय पर प्रचलन उसका जो है बोलने का या फिर मीनिंग चेंज होते रहता है। थर्ड है भारत। तो हम जानते हैं कि पश्चिमोत्तर में रहने वाले लोगों का एक समूह था जिसको भारत नाम से जाना जाता था। उन्हीं समूह के आधार पे हम भारत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गए। अब हम जानते हैं कि ये जो अतीत के बारे में हमने सब जाना है, इसका जो साक्ष्य है कहाँ से मिला, कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ें सच है। तो देखिए, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा कोई वास्तविकता तो है किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। हमें कुछ पांडुलिपि या अभिलेख मिलते हैं, और जिसकी जो भाषा है या लिखावट है या फिर जो भी उस पर उत्कीर्णित होता है उसको हम अपने अनुमान से ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि इसके हेल्प से हम बहुत सारे अनुभव के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो हमें अतीत के बारे में जानकारी जो मिलती है वो पांडुलिपि से मिलती है। पांडुलिपि, जिसको हम इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये जो पांडुलिपि है उस समय ताड़पत्र से बनते थे, ताड़पत्र पे भी बनते थे। ताड़पत्र मतलब जो लंबे लंबे होते हैं ना, उस पर बनते थे, या फिर जो भुर्ज नामक पेड़ होता है उसके छाल पे भी लिखे जाते थे, ठीक है ना। क्योंकि हालांकि ये काफ़ी समय के बाद ये ख़त्म होने लगे, क्योंकि इसको कीट जो थे उसको नाश कर देते थे, ठीक है ना। उसके बाद लोगों ने पत्थर या धातु पे अपने भाव को, अपने विचार को उत्कीर्णित करने लगे। तो जो चीज़ें जब हम पत्थर या धातु या इनके जैसे कठोर चीज़ों पे अपने विचार को उत्कीर्णित करते हैं तो उसको हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और पांडुलिपि किसको बोलेंगे? पांडुलिपि बोलेंगे जो जैसे कोई पेड़ का छाल हो गया या फिर कोई पेड़ का पत्ता हुआ उस पर लिखे तो उसको हम पांडुलिपि बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर हमें कई सारे पुरातात्विक चीज़ें मिलती है जिसको हम कार्बन डेटिंग ऐप से उसके एज के बारे में पता करते हैं कब का है। तो उसके हेल्प से भी हम बहुत सारी चीज़ों को बारे में अनुमान लगाते हैं। उसके बाद है महाकाव्य और नाटक। तो पहले के समय कई सारे महाकाव्य और नाटक लिखे गए, तो इससे समझ में आता है कि उस समय का लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब सबसे लास्ट जो है हमारा पॉइंट वो है प्रमुख तिथियाँ। तो इसमें बस है कि कृषि का जो आरंभ है वो 8000 वर्ष पूर्व से हुआ, ठीक है ना। हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसमें बस यही है कि कृषि का जो आरंभ हुआ वो 8000 वर्ष पूर्व से ही हुआ है। सेकंड है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था जो काफ़ी जिसको एक शहरी सभ्यता माना था। एक शहर एक व्यवस्थित रूप से एक शहर के रूप में जाना जाता है। तो उसका जो विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद थर्ड है गंगा घाटी के नगर। जैसा कि हमने मगध बताया था कि मगध जैसा एक शहर जो कि 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के घाटी के पास विकसित हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। तो होप यू गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे, और इसी तरह हम उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ने के बाद आप एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें, और इससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग से कहानी को कनेक्ट कर पाएंगे और एक समझ विकसित कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।